नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए आज 9 तारीख है और आज लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी पीएम पद की शपथ लेंगे। देखिए लाइव सिटीज ने आपको सुबह ही बताया था कि आखिर वो 6 सांसद कौन कौन है जिनके पास फोन आ चुका है, यानी कि ये वो 6 चेहरे हैं जो मोदी कैबिनेट में आपको दिखने जा रहे हैं। लेकिन एक और बड़ी खबर आपको लाइव सिटीज बता रहा है। देखिए 6 नहीं बल्कि बिहार से 8 चेहरे हैं जो मोदी कैबिनेट में शरीक होने जा रहे हैं। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे बिहार के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट संजय कुमार जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। जी नमस्कार। जी सबसे पहले तो संजय जी हम आपसे जानना चाहते हैं, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि हम लोगों ने अपने व्यूअर्स को बताया था कि बिहार से वो 6 सांसद हैं जिनके पास कॉल जा चुकी है और जिन्हें मोदी कैबिनेट में जगह मिलने जा रही है। लेकिन आप बता रहे हैं बड़ी खबर है कि 6 नहीं बल्कि 8 सांसदों के पास कॉल गई है। तो वो 8 सांसद कौन कौन है? देखिए 6 तो पहले से नाम चल ही रहे थे। जी जी। कि जेडीयू से ललन सिंह होंगे और रामनाथ ठाकुर जी होंगे, बीजेपी से चल रहा था कि गिरिराज सिंह होंगे और नित्यानंद राय जी होंगे, जीतनराम मांझी और चिराग पासवान, इनका नाम तो सुबह से ही चल रहा था। लेकिन जो 2 चौंकाने वाले नाम अभी अभी खुलासे हुए हैं उसमें राजभूषण निषाद जो मुजफ्फरपुर से सांसद इस बार बने हैं और एक सतीश चंद्र दुबे हैं। अच्छा, राजभूषण निषाद और सतीश चंद्र दुबे, 2 नए नाम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये नाम चूंकि ये कहीं चर्चा में भी नहीं था, लग रहा था कि नहीं जो और बाकी लोग होंगे उनको एकोमोडेट किया जाएगा, लेकिन ये दोनों नाम चौंकाने वाले हैं। राजभूषण निषाद चौधरी चूंकि ये पहली बार जीत करके संसद में गए हैं और पिछली बार तो ये हार गए थे, बल्कि 4 लाख मतों से हार गए थे। मुकेश साहनी जो सन ऑफ मलाह कहे जाते हैं उनकी पार्टी के कोषाध्यक्ष थे। बिल्कुल। और देखिए क्या होता है, राजनीति का ये तकाजा है कि वो राजभूषण निषाद चौधरी जो 4 लाख मतों से हारते हैं, इस बार अजय निषाद जो 4 लाख मतों से जीतते हैं, पार्टी उनको टिकट से बेदखल करती है और राजभूषण निषाद चौधरी को चुनाव लड़ा देती है। बिल्कुल। कयासों के बाजार गर्म थे। 4 लाख से हारने वाले राजभूषण निषाद चौधरी क्या चुनाव जीत जाएंगे, क्या बाजी मार लेंगे? न केवल उन्होंने चुनाव जीता बल्कि अब तो मंत्रिमंडल में जगह पा ली। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि राजभूषण निषाद चौधरी ने एक बड़ी जगह पा करके ये साबित तो कर ही दिया कि कहीं न कहीं से केंद्रीय नेतृत्व बिल्कुल या भारतीय जनता पार्टी एक और निषाद समाज के एक एमपी को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को एक निषाद समाज में स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल। लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं संजय जी, जैसा कि आपने भी बताया कि ये 2 नाम ऐसे हैं जो वाकई में चौंका देने वाले नाम हैं, यानी कि सतीश चंद्र दुबे और दूसरा नाम जो हमने बताया वो है राजभूषण निषाद का। लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर नरेंद्र मोदी ने इन 2 नामों पर, इन 2 शख्स पर ही भरोसा क्यों किया है? क्या वजह लगती है आपको? देखिए एक तो सतीश चंद्र दुबे की जहां तक बात है तो चंपारण का जो इलाका है, चाहे उसको पूर्वी चंपारण कर लीजिए, पश्चिमी चंपारण कर लीजिए, मोतिहारी, बेतिया और वाल्मीकि नगर, 3 लोकसभा क्षेत्र में एक नाराजगी ब्राह्मण समाज में थी कि आखिर ब्राह्मणों को क्यों दरकिनार किया जा रहा है। ठीक है, गोपाल जी ठाकुर को टिकट दे दिया गया था दरभंगा से, मिथिलेश तिवारी को बक्सर से दे दिया गया था जो जीत नहीं पाए, लेकिन वो जो इलाका है उस इलाके में, वो 3 लोकसभा क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ, वहां ब्राह्मण समाज में एक भारी नाराजगी थी और कहीं ना कहीं से ब्राह्मण समाज को यह आश्वस्त किया गया था कि हम इसको एकोमोडेट करेंगे, हम पूरा करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि यह समाज नाराज हो जाए, ऐसा हम होने नहीं देंगे। शायद उसी एकोमोडेशन में, चूंकि उसी इलाके से आते हैं सतीश चंद्र दुबे, तो राज्यसभा में होने के बाद इनको मंत्रिमंडल में जगह दे करके ब्राह्मण समाज को एक मैसेज देने की कोशिश की गई है। रह गई बात कि उत्तर प्रदेश की हार को अभी भी बीजेपी पचा नहीं पा रही है उत्तर प्रदेश की हार को बीजेपी। जी, तो उनको लग रहा है कि अगर निषाद समाज के माध्यम से हम बिहार को भी साधें और उत्तर प्रदेश को भी साधें, बिहार में
राजभूषण निषाद के माध्यम से निषाद समाज को मैसेज दें बिल्कुल कि भाई बीजेपी जिस व्यक्ति को चाहती है उन्हीं को नेता बना देती है, उन्हीं को मंत्रिमंडल में जगह दे देती है। बिल्कुल और संजय निषाद अगर जीते हुए होते उत्तर प्रदेश से शायद उनको जगह मिलती, क्योंकि एक बड़े मुखर नेता है, प्रभावी नेता है, लेकिन संजय निषाद तो है नहीं। बिल्कुल तो बिहार में अब मुकेश सहनी चले गए हैं महागठबंधन के पाले इंडिया में। गठबंधन के साथ तो कभी कभी होता क्या है कि कट साइज करने के लिए, जी किसी के भी साइज को छोटा करने के लिए उन्हीं की पार्टी में कभी कोषाध्यक्ष रहे व्यक्ति को न केवल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया, टिकट दिया, बल्कि उनको मंत्री पद दे करके निषाद समाज को एक मैसेज देने की कोशिश की कि बाकी लोग अपनी जाति और की ठेकेदारी कर सकते हैं, लेकिन आपको जगह नहीं दिला सकते हैं। जगह तो ये बीजेपी ही दे रही है। और देख लीजिए कि राजभूषण निषाद चौधरी पहली बार चुनाव जीते और उनको हमने मंत्रिमंडल में जगह दे करके इस पूरे समाज को, बिहार और उत्तर प्रदेश के निषाद समाज को हम कैसे सम्मानित किए हैं। तो कभी कभी पार्टियां मंत्रिमंडल में जगह दे करके एक मैसेज देने की भी कोशिश करती है, क्योंकि एक चीज समरीन जी समझ लीजिए बात को कि 2025 में बिहार का चुनाव का ड्यू है, लेकिन एक प्रेशर तो चल ही रहा है ना कि कहीं 2024 में न चुनाव हो जाए। जी तो 2024 के और आपको याद होगा कि मुकेश सहनी भी लाइव आए थे, बजाते बड़ी बात कह दी थी कि आप तैयारी कीजिए, हो सकता है, बहुत मुमकिन है कि 2025 वाला जो चुनाव है वो इसी साल हो जाए। बिल्कुल। तो उस अगर इस तरह की बात, या नीतीश कुमार जी जो अब किंग मेकर की भूमिका में है, तीसरे नंबर पर हैं, चाबी है इनके पास। अगर नीतीश कुमार अड़ ही गए कि 5 राज्यों का जो चुनाव 2024 में होने वाला है, इसके साथ बिहार का भी चुनाव करा दीजिए, लोहा अभी गर्म है, हम हथौड़ा मारेंगे तो परिणाम हमारे हिस्से में आएगा। और एक कसक भी है उनको कि बिहार में नंबर वाली पार्टी हम क्यों बन गए, तीसरे नंबर वाली पार्टी क्यों बन गए। इस बात को लेकर के भी बीजेपी बड़ा फूक फूक करके कदम रख रही है, और उसी के तहत निषाद समाज से राजभूषण निषाद चौधरी को जगह दे करके मंत्रिमंडल में उस समाज को एक मैसेज देने की कोशिश की है कि वो जो समाज है वो समाज को लगे कि हमें बिहार में भी सम्मान मिला हरी सहनी के माध्यम से, कैसे उनको विधान परिषद में जगह दी गई और कैसे मंत्रिमंडल में जगह दी गई, उसी तरह से राजभूषण निषाद चौधरी के माध्यम से कि कैसे इनको हमने टिकट दिया। मतलब कि कद कितना भी छोटा हो, आपका समाज महत्वपूर्ण है कि नेता महत्वपूर्ण है। तो अगर समाज महत्वपूर्ण है तो समाज के राजभूषण निषाद चौधरी भी तो आप ही के समाज के हैं, और उनको मैंने मंत्रिमंडल में जगह दे दी। इसके माध्यम से पूरे निषाद समाज को एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि आपका समाज हमारी प्रायोरिटी में है, चाहे वो हरी सहनी हो या राजभूषण निषाद हो। बिल्कुल। तो क्या आप इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं संजय जी कि अब एनडीए का दरवाजा मुकेश सहनी के लिए हमेशा के लिए बंद हो गया है? अब नो एंट्री वाला बोर्ड लग गया है क्या? नहीं, राजनीति में ऐसा होता नहीं है, और चूंकि आप बड़ी परिपक्व जर्नलिस्ट हैं, चीजों को बहुत बेहतर समझती हैं, राजनीति में दरवाजे कभी बंद नहीं होते। बिल्कुल। लेकिन हाँ, राजनीति में मैसेजिंग होता है। तो मुकेश सहनी जी को भी मैसेज है कि थोड़ा अगर आप धैर्य रखते तो आपके लिए भी कोई जगह बन सकती थी। जो राजभूषण निषाद पर हमने दाव लगाया, हो सकता है कि अजय निषाद को हम रुखसत करके मुकेश सहनी पर ही दाव लगाते, लेकिन ये तो किसी और गठबंधन में चले गए। और कभी कभी जो नेता अपने को समझते हैं कि पूरा समाज हमारे ही इर्द गिर्द है, उसको फ्रैक्चर्ड करने के लिए भी छोटे कद के नेता को महत्वपूर्ण जगह दे दी जाती है। तो राजभूषण निषाद के माध्यम से मुकेश सहनी जी को भी एक मैसेज है कि आपको अगर मिलना होगा तो आपके समाज को हम ही देंगे, वहां कुछ मिलने वाला नहीं है। अब मुकेश सहनी जी गठबंधन में ही रहेंगे या फिर इधर आएंगे, वापसी इनकी होगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन राजभूषण निषाद के माध्यम से मुकेश सहनी को सीधे सीधे मैसेज है कि आपका समाज हमारी प्रायोरिटी में है, वो हरी सहनी हो या राजभूषण निषाद। यानी कि जिद नहीं चलेगी, जो लगातार मुकेश सहनी नारा दे रहे थे, आपको भी याद होगा कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, और वोट नहीं तो दिल्ली की सरकार नहीं। कितना डैमेजिंग होगा मुकेश सहनी के लिए राजभूषण निषाद का मोदी कैबिनेट में शरीक हो जाना। देखिए, ये मुकेश सहनी जी वो थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल बात कर रहे थे अमेंडमेंट की कि हमको भी शेड्यूल कास्ट में डाला जाए। बिल्कुल जी। और जो भी गठबंधन हमको शेड्यूल कास्ट में डालेगा हम उनके साथ खड़े होंगे।
तो सौदेबाजी चुनाव के वक्त नहीं होती है, या तो आपकी संगठन सौदेबाजी चुनाव के वक्त नहीं होती है जी। या तो ये चुनाव के पहले अपने संगठन को इतने धार दिए हुए होते और तब ये एक दबाव बनाते कि हम समाज के साथ खड़े रहेंगे, इन शर्तों पर अगर आप हमसे बात करेंगे तो मैं रहूंगा, नहीं तो मैं नहीं रहूंगा। लेकिन चुनाव के वक्त जनता भी समझती है, समाज भी समझता है और पार्टियां भी समझती है कि ये सौदेबाजी करने आए हैं। राजभूषण निषाद चौधरी ने कोई सौदेबाजी नहीं की। पार्टी ने कहा कि आप हमारी पार्टी में आ जाइए, आ गए। उन्होंने कहा कि आप लड़ जाइए मुजफ्फरपुर से, लड़ गए, वो जीत गए और देखिए आज उनको मंत्री पद का ऑफर मिल गया। तो राजनीति बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड तो इसी को कहते हैं धैर्य। बिल्कुल कि पेशेंस अगर आप राजनीति में रखते हैं तो आपको जगह मिलेगी, क्योंकि जब आपका समाज मजबूत है, समाज खड़ा है, तो समाज के जो लोग हैं उनको अवसर मिलते हैं। लेकिन वैसे लोग जो कभी कभी समाज का लाभ अपनी सौदेबाजी के लिए करने लगते हैं तो पार्टियां उनको किनारे कर देती हैं, उनके हाथ खाली रह जाते हैं। उनके हाथ खाली रह जाते हैं। जी। तो फिर मैं कहूंगा कि मुकेश साहनी जी जो हैं, अगर उन्होंने मेहनत करके अपनी जगह बनाई है समाज में, तो समाज के लिए आप लड़िए, लेकिन तय करना होगा कि सही वक्त पाला बदलने का मेरा क्या होगा। अगर सही वक्त पर पाला बदलेंगे तो आपके फायदे होंगे, सही वक्त पर पाला नहीं बदलेंगे तो उससे घाटे में रह जाएंगे। तो पाला बदलने का भी टाइम होता है। अब चुनाव के वक्त अगर आप कोई निर्णय लेते हैं तो मैं मानता हूं कि इसको पार्टियां बहुत महत्व नहीं देती है। 3 टिकट तो मिला था इनको बिहार में, तीनों सीट हार गए, खाता नहीं खुल पाया। लेकिन राजनीति में हमेशा हर व्यक्ति जिंदा रहता है, संभावनाएं बने रहती है। हो सकता है कि मुकेश सहनी फिर बाउंस बैक कर जाए, बिल्कुल लेकिन अब तो इंतजार करनी होगी, क्योंकि इनके समाज के दो नेता, एक बिहार सरकार में और एक केंद्र में, तो दो लोगों को मंत्री। राजभूषण चौधरी निषाद के बारे में तो हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था, हम लोग डिस्कशन में नहीं आए थे, मीडिया की सुर्खियों में कहीं नहीं थे, सूत्र भी कुछ नहीं बता रहे थे, और ना ही कोई कयास लगाया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी या जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसकी नजर राजभूषण चौधरी निषाद पर भी जा रही है। हाँ, एक उत्तर प्रदेश वाला मामला थोड़ा था कि आखिर वहां से निषाद समाज को कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाएगा, बिहार से किसी को नहीं दिया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश और बिहार की तासीर तो एक ही है। उसी का फायदा राजभूषण निषाद चौधरी को मिला और उस समाज से इनको मंत्रिमंडल में जगह मिल गई। तो मल्लाहों का सबसे बड़ा नेता कौन, मुकेश सहनी या फिर राजभूषण निषाद? कौन कहेगा कि हम हैं सन ऑफ मल्ला? मुकेश सहनी कहेंगे अब, या फिर अब कहेंगे राजभूषण निषाद? क्या लगता है संजय जी? नहीं, देखिए, नेता एक अलग चीज होता है जी। नेता बनना अलग बात है। नेता बनने के लिए कोई मंत्री बनना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना, विधायक बनना जरूरी नहीं है। बहुत ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन समाज ने उनको नेता माना। तो नेतृत्व एक अलग पार्ट है कि वो समाज के सुख दुख में खड़े होंगे। मंत्री बनना अलग बात है। अब मंत्री बन करके निषाद समाज के भला के लिए ये कितना कुछ करेंगे ये तो वक्त बताएगा। मंत्री बन गए लेकिन अपने समाज के लिए नहीं, इन्होंने कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं किया, तो शायद वो समाज के नेता नहीं बन पाएंगे। लेकिन मुकेश सहनी मंत्री न बन के भी, कोई पार्लियामेंट्री पोस्ट न लेकर के भी, कहीं विधायक एमपी न बन करके भी समाज को जगाते रहे, समाज के लिए लड़ते रहे, समाज के लिए संघर्ष करते रहेंगे, तो नेता तो मुकेश सहनी बने रहेंगे जी। तो अब ये डिपेंड करता है कि क्या राजभूषण निषाद जी अपने नेतृत्व क्षमता को धार देंगे और अपने समाज के लिए ही सही भला करेंगे, बिहार के लिए भला करेंगे। अगर करेंगे तो नेतृत्व ट्रांसफर होने में बहुत देर नहीं लगता। नेतृत्व ट्रांसफर होने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है, बड़ी बात कह दी है आपने जी। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ कि नेतृत्व ट्रांसफर हो जाता है। लगता है कि भाई ये तो हम हमारी ताकत का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारे लिए तो नहीं खड़े होते हैं। राजभूषण निषाद चौधरी जिनका साइज कम था, उन्होंने बड़ी तरीके से इस पार्टी को भी सींचा। मुकेश सहनी के पार्टी के कोषाध्यक्ष थे तो उसको भी सींचा। और भाजपा ने जब उनको मौका दिया तो वो लो प्रोफाइल में रह के चुनाव लड़ गए, जीत गए, केंद्रीय मंत्री बन गए और अब तो हमारे बीच में ही हैं। हमारे हक हकूक के लिए, हमारी अस्मिता के लिए, हमारे स्वाभिमान की लड़ाई वो मजबूती से लड़ रहे हैं बिना इसकी परवाह किए हुए। तो समाज का नेता होना
अलग पार्ट है, मंत्रिमंडल में जगह पाना अलग बात है। अलग बात क्या राजभूषण निषाद वही धार अपने समाज में ला पाएंगे जो मुकेश सहनी ने लाया है, जिस समाज को जगाने का काम किया है? बिल्कुल। तो ये डिपेंड करता, हालांकि देखिए मुकेश सहनी का कहा जाता है कि दरभंगा में उतना प्रभाव नहीं है जितना प्रभाव मुजफ्फरपुर के इलाके में। बिल्कुल जी, तो जी, मुजफ्फरपुर के इलाके में अगर प्रभाव था तो अजय निषाद को तो नहीं जिता पाए, बिल्कुल। और राजभूषण निषाद चौधरी जिनका प्रभाव नहीं था वो जीत गए। तो राजभूषण निषाद चौधरी का प्रभाव तो मुजफ्फरपुर के इलाके में दिखा। निषाद समाज के लोगों ने गोलबंद होकर वोट किया, केंद्र ने इनको अब मंत्री बना दिया है। अगर पूरे बिहार में घूम घूम करके अपने समाज के हितों के लिए अगर ये लड़ते भिड़ते रहेंगे, उनके सुख दुख में खड़े रहेंगे, तो फिर मैं दोहरा रहा हूं कि नेतृत्व समाज इनको भी दे सकता है। यानी कि ये भी सन ऑफ मल्ला कहला सकते हैं। बिल्कुल, लोग कह सकता है इनको। चलिए अब एक आखिरी सवाल है संजय जी जो मेरे जहन में आ रहा है। सवाल ये है कि हमने देखा इस बार कि बीजेपी को 17 सीटें मिली, जिसमें से 12 सीटें जो है वो बीजेपी के खाते में आई। जेडीयू को 16 सीटें मिली, जिसमें से जेडीयू ने 12 सीटों पर जीत दर्ज की है। लेकिन ऐसे में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 12 सीटें जीतने के बाद भी बीजेपी के 4 मंत्री बन रहे हैं, और 16 में से 12 जीतने के बाद भी जेडीयू के सिर्फ 2 मंत्री। मतलब ऐसा कैसे हो गया और क्यों हो गया? देखिए, अब ये पिछली बार भी सांकेतिक और समानुपातिक प्रतिनिधित्व पर बात हुई थी। नीतीश कुमार नाराज हो गए थे, और नीतीश कुमार नाराज हो गए थे, और आरसीपी सिंह ने जब उसी पार्टी के हिस्सा बन गए थे, मंत्री पद ले लिए थे, और नाराजगी इस कदर बढ़ी कि बाद में उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष से रिजाइन करना पड़ा। मंत्रिमंडल अब कहाँ है आरसीपी सिंह, किसी को कोई अंदाजा भी नहीं रहे हैं जी। तो 2 बड़े चहेते इनके जेडीयू से, जिनको ये पसंद करते थे, उनको तो मंत्रिमंडल में जगह मिली। कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं रामनाथ ठाकुर, जिस अति पिछड़े की राजनीति नीतीश कुमार करते हैं। तो शायद हो सकता है कि कुछ नामों पर अभी सहमति नहीं बन पाई होगी पार्टी में, इसलिए अभी इन्होंने 2 ही नाम आगे किया होगा कि हो सकता है कि अगले विस्तार में हम और नाम आपको देंगे, लेकिन अभी एक ललन सिंह को और एक रामनाथ ठाकुर को आप जगह दीजिए। कहीं फिर से नीतीश कुमार नाराज तो नहीं हो जाएंगे? इस बार तो चाबी भी है हाथ में। मैं बता रहा हूं कि क्या ये निर्णय बीजेपी का है 2 ही जगह लेने का, या नीतीश कुमार का निर्णय है कि 2 नाम अभी मैं दे रहा हूं और बाकी नाम मैं कुछ दिन के बाद दूंगा। अच्छा। तब इनको जगह देंगे ताकि हमारी पार्टी में भी कोई कंफ्लिक्ट न हो। आपको याद होगा कि आरसीपी सिंह को बनाए थे, ललन सिंह नाराज हो गए थे। बिल्कुल, तो इस बार थोड़ा सोच समझ करके नीतीश कुमार कोई निर्णय लेंगे। तो अभी ये तो नहीं पता चल रहा है कि यह निर्णय बीजेपी का है या ये निर्णय नीतीश कुमार का है। कुछ दिन के बाद जब चीजें सरफेस पर आएगी तो जरूर हम स्पष्ट कर पाएंगे। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी अपने तरीके से एक जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की है बिहार में। अब उस समीकरण के तहत उन्होंने शुरू में ही 4 लोगों को जगह दे दी। चिराग पासवान और जीतन मांझी को जगह मिल गई। तो नीतीश कुमार भी इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं है कि उस समीकरण को साधने में ये पीछे रह जाएंगे, क्योंकि इनके भी जीते हुए 12 एमपी हैं। फिर ये समानुपातिक प्रतिनिधित्व की बात करेंगे कि 12 में अगर आपके 4 तो फिर हमारे 2 क्यों? तो 2 नाम, और सवाल लाजमी भी है, और सवाल लाजमी भी है। तो क्या ये 2 नाम ये बाद में देंगे या ये फाइनल निर्णय है बीजेपी का? 1-2 दिन में समरीन ये चीजें स्पष्ट हो जाएगी, तो हम लोग इस पर बता पाएंगे कि क्या एक बार फिर बीजेपी को नाराजगी झेलनी पड़ेगी नीतीश कुमार की, या नीतीश कुमार की सहमति से ऐसा हुआ कि ये 2 नाम हम कुछ दिन के बाद और आपके सामने रखेंगे। चलिए, तो अब ये देखने वाली बात होगी कि आगे आगे क्या कुछ होता है। लेकिन तफसील से हम लोगों ने चर्चा की है और आपको लाइव सिटीज ने सबसे पहले बताया है कि बिहार के वो 8 चेहरे कौन है जिन्हें मोदी कैबिनेट में जगह मिलने जा रही है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।